हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कोप ऑफ इनकम एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे। ये सेक्शन 5, 7 और 9 को कवर कर जाएगा। दूसरा, पहले ही हम रेजिडेंशियल स्टेटस को जान चुके हैं। उसके बेस पर हम आज ये देखेंगे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है और कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले मैं आपको रिसीव का मतलब बताना चाहती हूँ। जहाँ पर इसमें रिसीव लिखा हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट हैंड रिसीवल। ठीक है, सबसे पहले रिसीव होना चाहिए, तब जाके रिसीव की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। रिमिटेंस का मतलब ये होगा कि आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद अगर आपने किसी को दे दिया तो वो है रिमिटेंस। या फिर किसी और ने पहले रिसीव कर लिया फर्स्ट हैंड, उसके हाथ में गई है इनकम, उसके बाद उसने आपको दे दी तो भी वो रिमिटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने जहाँ पे रिसीव की बात की है तो फर्स्ट टाइम रिसीवल की बात है। तो रेजिडेंट अगर ऑर्डिनरी है तो उसकी तो सारी की सारी इनकम पर टैक्स लगता है। मतलब कि ग्लोबल इनकम, चाहे वो इंडिया से है चाहे वो फॉरेन से है, तो उसकी सारी इनकम पर टैक्स लगता है। इसमें हम वर्डिंग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? रिसीव्ड मतलब पहले रिसीव हुआ, डीम टू बी रिसीव। अब कुछ केसेस में ऐसे हैं कि आपके हाथ में तो नहीं आई लेकिन वो आप ही की इनकम है, ये भी डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 7 के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो वाले केसेस जो डीम टू बी रिसीव हैं और रिसीव्ड दोनों को कवर कर गया। अगर आपने इंडिया में रिसीव और डीम टू रिसीव किया है तो आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा। दूसरा है एक्रू एंड अराइज एंड डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। वही, अब एक्रू का मतलब क्या है? एक्रू एंड अराइज का मतलब ड्यू और एक्रू में फ़र्क होता है। इसका मतलब जैसे कि अगर आप जॉब में हैं, आप डे बाय डे काम कर रहे हैं, आपकी इनकम तो बन रही है ना। आपने एक दिन काम किया तो एक दिन की इनकम बन गई, लेकिन आपकी पेमेंट कब होगी? जब वो पूरा मंथ निकल जाता है या मंथ एंड पर आपको सैलरी मिलती है। तो ड्यू कब होती है? वो मंथ एंड में, लेकिन एक्रू तो आपको साथ साथ डे बाय डे होती रहती है। तो जब आपने एक्रू एंड अराइज हो गई, डीम टू बी एक्रू एंड अराइज, ये सेक्शन 9 में बताया गया है। इन इंडिया है तब भी आपकी वो वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। एक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया। अब रेजिडेंट अगर ऑर्डिनरी है तो उसने अगर बाहर भी कुछ कमाया है, उसको एक्रू एंड अराइज इनकम हुई है कहाँ पे? आउट ऑफ इंडिया, तब उसकी वो इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस में क्या कहता है। दोनों चीज़ें सेम है, रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है एक्रू एंड अराइज, और डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया ये नॉन ऑर्डिनरी केसेस में भी चल जाएगा। लेकिन इसमें आउटसाइड की इनकम इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, एक्रू एंड अराइजेज आउटसाइड वाली नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में नहीं आएगी। सिर्फ कब आएगी? जब बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन जो है, सेटअप है, वो कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। ठीक है, एनओआर ने क्या किया? आउटसाइड इनकम कमाई, लेकिन जिस बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई है उसका सेटअप कहाँ पर है? इंडिया में है। तब उस बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ 2 केसेस कवर हैं। फर्स्ट 2 रिसीव्ड इंडिया में हुई है, डीम टू रिसीव इन इंडिया है, एक्रू इन इंडिया है, एक्रू एंड अराइज इन इंडिया है, या फिर डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया है। इसकी आउटसाइड की इनकम हम टैक्सेबल नहीं करते। ठीक है, तो ये थे 3 केस। अब हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वही बता रही हूँ मैं आपको कि इंडियन इनकम है तो अगर ऑर्डिनरी है तो उसमें टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी है तब भी, और नॉन रेजिडेंट है तब भी। क्योंकि इंडिया से कमाई है, इंडिया का नेक्सेस है आपसे, तो फिर सब में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन इनकम है, फॉरेन से कमाई है, तो ऑर्डिनरी में तो वैसे भी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, इसकी तो होएगी। नॉन रेजिडेंट में हमने सिर्फ उसकी इंडिया से रिलेटेड इनकम करनी है, आउटसाइड वाली बिल्कुल छोड़ देनी है। लेकिन जब एनओआर है तो बिजनेस सेटअप वाली, प्रोफेशन अगर बिजनेस कंट्रोल है इंडिया से, प्रोफेशन सेटअप जो उसका है वहाँ कहाँ से है? वो इंडिया से है, तब आपकी एनओआर हो तब भी टैक्सेबल हो जाएगी। अब ये तो था कि टैक्सेबल कब कब होती है। अब हमने डीम टू बी रिसीव्ड वर्ड पढ़ा। ठीक है, रिसीव तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट हैंड इनकम। डीम टू रिसीव मतलब आप ही की इनकम है लेकिन हाथ में चाहे नहीं आई। क्या कौन सी है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में। अगर एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन डाला है और वो कंट्रीब्यूशन कितना है? ग्रेटर देन 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है, तो जितना सैलरी से ज़्यादा 12% से ज़्यादा होता है वो आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बन जाता है। ये हम सैलरी चैप्टर में करेंगे। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट है
वो भी आपका 9.5 से जितना ज़्यादा होगा वो भी आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा। और ये इंटरेस्ट किस पे है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये आरपीएफ का मतलब है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद अगर आपके पास बैलेंस था किसके अंदर? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वो बैलेंस भी आपकी डीम्ड इनकम उस साल की प्रीवियस ईयर की मान ली जाएगी और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो पेंशन स्कीम है 80CCD की, उसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो वो कंट्रीब्यूशन है वो किसके अकाउंट में जा रहा है? एम्प्लॉय के अकाउंट में जा रहा है, चाहे वो उसे बाद में रिसीव होगा, लेकिन वो इनकम किसकी है? एम्प्लॉय की बन गई ना, तो वो भी हम उसकी इनकम में ऐड कर लेंगे, तो वो डीम टू रिसीव्ड है, ठीक है। उसके अभी हाथ में एग्जैक्ट टाइम पर तो नहीं आए, हर महीने कंट्रीब्यूशन जाता है, तो वो कभी ना कभी तो आएगी, तो वो भी क्या है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई और एम्प्लॉयर है जिसने पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई के अकाउंट में पैसा डाला है कंट्रीब्यूशन के तौर पर। और एनी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कोई भी अगर आपका टैक्स टीडीएस कटता है वो भी आपकी इनकम का पार्ट ही होता है, तो उसी में से ही, इनकम में से ही कटता है टीडीएस। तो जैसे कि अगर मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख है और आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 काट के 90,000 दे दिया, तो आपकी सैलरी तो 1 लाख है ना, तो 1 लाख टैक्सेबल होगा। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है ये 10,000 भी आपकी इनकम का ही पार्ट है, आपको अभी नहीं रिसीव हुआ, ये तो आप ही की लाइबिलिटी को ही तो पे कर रहा है ना एक बार एम्प्लॉयर, लेकिन इनकम का पार्ट किसका है? वो आप ही की इनकम है। तो जो अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो भी आपकी डीम टू बी रिसीव्ड इनकम मानी जाती है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, डीम टू बी रिसीव्ड के बाद देखते हैं डीम टू एक्रू एंड अराइज। एक्रू एंड अराइज मैंने आपको बता दिया कि जो डे बाय डे हम काम कर रहे हैं उससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे अभी मिली नहीं है, वो हम मानते हैं एक्रू एंड अराइज। अब डीम टू एक्रू एंड अराइज का मतलब है डीम टू एक्रू एंड अराइज। अब यहाँ पे सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप इनकम टैक्स में बोल दिया गया है कि अगर ये केसेस होंगे तो आपकी इनकम का पार्ट वो बन जाएगा। सबसे पहला कौन सा है? अगर आपने इनकम कमाई है, आप किसी ने भी कमाई है, चाहे एनआर ने कमाई है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ने, बिजनेस कनेक्शन से। कहाँ पे है वो बिजनेस कनेक्शन? इंडिया में है। अब इंडिया में बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस है और नॉन रेजिडेंट है, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है और ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस चल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी है एक्टिविटीज़ की, ये ठीक है। तो वो क्या है? एक तरह से बिजनेस कनेक्शन की एक फीचर है। अब इसके अलावा बिजनेस कनेक्शन को पहले हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। बिजनेस कनेक्शन में क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं कैरीड आउट होंगी, या तो नॉन रेजिडेंट खुद करता हो या फिर अपने एजेंट से करवाता हो। तो उसका एजेंट क्या करता है उसके नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर? जो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर किसके पास है? उसके एजेंट के पास है, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके। उसके बाद अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी है, कोई कंक्लूड नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी कोर्स में उसका पूरा स्टॉक मेंटेन करके रखता है, उसके बिहाफ पे सेल परचेज करता है, या फिर कोई भी ऑर्डर्स हैं वो सिक्योर करता है एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो वो मान लिया जाएगा कि उसका बिजनेस कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए, बिजनेस कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि सारी इनकम फिर उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। हो सकता है कि बिजनेस ऐसा है कि आधी एक्टिविटीज़ आउटसाइड है, आधी हमारी इंडिया से रिलेटेड है, तो जो प्रोपोर्शनेट इनकम बनती होगी इंडियन एक्टिविटीज़ से, बिजनेस एक्टिविटी जो इंडिया में है उसी से रिलेटेड पार्ट पर ही जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर किसी पर्सन ने परचेज़ किया है गुड्स इंडिया में सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो वाली एक्सेप्शन में है, मतलब ये बिज़नेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो न्यूज़ कलेक्ट करती हैं और फिर बाहर जाकर पब्लिश करती हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ना, न्यूज़ तो अब एक मिनट के बाद न्यूज़ चेंज हो रही है, इसके ऊपर तो टैक्स कैसे लगेगा? और इन्फॉर्मेशन तो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती रहती है, तो इनमें कैंसिल किया हुआ है कि ये वाला कवर नहीं करेंगे पार्ट्स। इसी तरह से शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स, हो सकता है कि सिनेमा फिल्म्स के लिए आपने कुछ चार्जेस वैसे रखे होंगे कि जैसे अप्रूवल चार्जेस रखे होंगे, या फिर जिस साइट पे आप सिनेमा की वो शूटिंग करने के लिए आए हैं उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस रखे हो, तो वो तो आपसे लिए जाएंगे, लेकिन इसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा
अब यहाँ पे हमने एजेंट की बात की। ये एजेंट कौन सा है? ये एजेंट है जो कि होली सोली इसी के काम के लिए, किसके काम के लिए? नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर लगा हुआ है। कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट स्टेटस लेकर बैठे हैं, किस चीज़ का? ब्रोकर का, ठीक है, कमीशन एजेंट का, वो इसमें कवर नहीं किए गए। अगर इस तरीके से मान लो कि नॉन रेजिडेंट इनके थ्रू काम करता है, ठीक है, तो वो बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन अगर यही इंडिपेंडेंट स्टेटस वाले जो ब्रोकर हैं वो होली सोली किसके लिए काम करते हैं? एनआर के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, तब कवर हो जाएगा बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में। इसका मतलब कि फिर उसकी इनकम पर जो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो इंडिया में चल रही हैं, उस पर टैक्स लग जाएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डीम टू एक्रू एंड अराइजेज। तो इसमें हम एक पढ़ चुके हैं कि अगर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तब कैसे चलेगा काम। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एसेट सोर्स इन इंडिया है, अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में उससे इनकम आ रही है, कोई एसेट है आपकी उससे इनकम आ रही है, या कोई और सोर्स है इंडिया में उससे आने वाली इनकम है अगर नॉन रेजिडेंट की, तब भी चाहे वो किसी की भी हो, देखा जाए तो बस यहाँ पे इंडिया से कनेक्शन है तो आपकी टैक्सेबल लग जाएगी। लाइक कैपिटल गेन है, सेल ऑफ लैंड करने से अगर कैपिटल गेन हुए, ठीक है, ये मान लो एनआर के पास एक नॉन रेजिडेंट है, उसके पास यहाँ मुंबई में फ्लैट है, फ्लैट बेचा, उससे कैपिटल गेन हुआ तो उसका टैक्सेबल लग जाएगा, क्योंकि फ्लैट कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लो कि आपका आपने डिपॉजिट इंडियन कंपनी ने मंगवाए थे, उसमें आपने डिपॉजिट कर रखे हैं, तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किस वजह से मिल रहा है? आपकी एसेट है, डिपॉजिट एसेट है, इंडियन कंपनी के साथ है, तो यहाँ पर भी जो मिलने वाला इंटरेस्ट है नॉन रेजिडेंट को, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद इनकम रिसीव एज ए डिविडेंड, अगर इंडियन कंपनी से हुआ है और उसकी पेमेंट आउटसाइड इंडिया हुई है तो उसको भी डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा बाकी सेक्शन हम डिविडेंड का एक चैप्टर अलग से करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट रॉयल्टी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट किस पर जाता है? बोरोड कैपिटल पर। रॉयल्टी लाइसेंस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस में मैनेजीरियल, कंसल्टेंसी सर्विसेज और अदर टेक्निकल सर्विसेज आ जाएगा उनके लिए। अगर हमने फ़ीस दी है किसको? एनआर को दी है, नॉन रेजिडेंट को दी है, तो उस केसेस में अगर ये पेमेंट कहाँ से जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही जा रही है, तब तो पक्का ही हम क्या मान लेंगे? डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। इंडिया से नेक्सेस होकर सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जा रही है। दूसरा, अगर रेजिडेंट ने किया है, तो अगर इंडियन रेजिडेंट ने किया है तब भी हम यही मानेंगे डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया हुआ है। लेकिन किस केस में नहीं मानेंगे? अगर ये सब यूज़ बोरोड कैपिटल, जो भी अगर हमने लाइसेंस यूज़ किया है या फिर हमने टेक्निकल सर्विसेज कहाँ यूज़ किए हैं? अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ किए हैं या कोई और सोर्स कमाने के लिए, लेकिन ये सोर्स कहाँ पर होना चाहिए? कमाया जो है आउटसाइड इंडिया के लिए किया है, किसके द्वारा? रेजिडेंट के द्वारा, तब हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब इन सब पर नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंटरेस्ट रॉयल्टी फ़ी पर टैक्स नहीं लगेगा इस एक्सेप्शन वाले केस में। उसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे नॉन रेजिडेंट का केस। पेड टू क्या है? नॉन रेजिडेंट। पेबल क्या है? पेबल बाय क्या है? नॉन रेजिडेंट। अगर जो सर्विसेज हैं, बोरोड मनी, राइट्स या जो भी हमने ख़रीदा है उसके लिए हम रॉयल्टी दे रहे हैं, फ़ी टेक्निकल सर्विसेज लिए हैं उसके लिए फ़ी दे रहे हैं, अगर ये यूज़ हो रही हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो कि इंडिया में है, तो नॉन रेजिडेंट के केस में ये सारी इंटरेस्ट रॉयल्टी फ़ी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगी। दूसरा अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया, और एक और केस है फॉर अर्निंग एनी अदर इनकम, कोई सोर्स जनरेट करने के लिए इन सर्विसेज का यूज़ किया, बोरोड मनी, रॉयल्टी एंड फीस का, तब भी उस केस में भी क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट रॉयल्टी फ़ी टैक्सेबल हो जाएगी नॉन रेजिडेंट के केस में। सिर्फ जो ये अदर सोर्स हमने जनरेट किया बोरोड मनी से, उसमें नहीं अप्लाई होगा। मतलब कि अगर इंटरेस्ट की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन बोरोड मनी ली हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में ना लगाकर किसी और चीज़ में लगा दी, मान लो कि शेयर ही परचेज कर लिए, तो उस केसेस में नहीं होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा नॉन रेजिडेंट के केस में। अब यहाँ पर हमने और क्या रह गया? एक ये रह गया था कि
अब अगला केस क्या है कि अगर रेजिडेंट ने पे की है मनी, किसको, एक नॉन रेजिडेंट को पे की है। नॉन रेजिडेंट मतलब नॉन कॉर्पोरेट है या फिर फॉरेन कंपनी है। ऑन और आफ्टर 5/7/2019 के बाद पेमेंट किया है तो वो चार्जेबल है किसके अंदर, सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10। ये किसका है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। उसमें है कि अगर 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट आ गई है विदाउट कंसिडरेशन तो भी आपको टैक्स में चार्ज कर लिया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, अगर पेमेंट आती है 50,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके अलावा एक और प्रोविज़न छूट गया, इसके अंदर था सैलरी का। सैलरी जहाँ पर सर्विस रेंडर की जाती है वहाँ पे एक्रू एंड अराइज मानी जाती है। तो अगर सैलरी दी जा रही है इन इंडिया में सर्विसेज हैं तो वो एक्रू एंड अराइजेज कहाँ पे माना जाएगा, इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गए हुए हैं आउटसाइड इंडिया तो उनकी जो टैक्सेबल कहाँ क्या होगी, डीम टू एक्रू एंड अराइजेज में बोला गया कि इंडिया में ही होगी क्योंकि उनका कनेक्शन इंडिया से ही है। लेकिन इनको जो अलाउंसेस पे होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्प्ट होंगे अलाउंसेस। लेकिन अगर जो भी सैलरी का पार्ट है वो टैक्सेबल होगा इन इंडिया में होगा। तो ये थे प्रोविज़न डीम टू एक्रू एंड अराइजेज इन इंडिया। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो यही है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया है, बोरो मनी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए और बी दोनों ही नॉन रेजिडेंट हैं। ए ने बी से मनी ली है, उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब शेयर यहाँ पर क्या, दोनों नॉन रेजिडेंट हैं बट यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नहीं खरीद लिया ना, उसने बोरोड मनी किया, तो वहाँ पर उसको जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब उससे अगला एग्जांपल क्या है देखें, ये भी मैं बता चुकी हूँ TDS वाला। इसके अलावा 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इंडियन कंपनी का ही हमने परचेज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों के केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, कैप गेन्स राइज हुए हैं, ये कौन सा है, एसेट कहाँ पे है, इंडियन कंपनी की है, तो एसेट कहाँ पे नेक्सेस है, इंडिया से, तो तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड रिसीव हुआ, तो OR की तो ग्लोबल इनकम पे ही टैक्सेबल है तो यहाँ तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आउटसाइड ही रिसीव हुआ, आउटसाइड इन एक्सेस था, दोनों केसेस में नहीं आएगा। पास्ट फॉरेन अनटैक्सड इनकम किसी भी केस में नहीं आएगा। पिछले कोई टैक्स इनकम थी जिस पे टैक्स लगाना भूल गए और वो भी थी कौन सी इनकम, फॉरेन की, तो तीनों केसेस में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जापान है लेकिन उसका सेटअप का है इंडिया में, तो वो किस केस में आता है, 2 केस में, एक तो OR में और एक NOR में आता है और यहाँ पर नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन में है, रिसीव आउटसाइड, पैसा भी वहीं पर रिसीव हुआ लेकिन रिमिटेड कर दिया गया इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर रिमिटेड है इंडिया, तो इसके तो OR की तो ग्लोबली इनकम होनी है, लेकिन अगर रिसीव हुई होती तो यहाँ टैक्सेबल हो जाती, लेकिन ये रिमिटेड का केस है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। इसके अलावा एक चार्ट से हम दोबारा राइज कर लेते हैं, एक्रू एंड अराइजेज पूरा चैप्टर। ये देखिए, इसमें देखो क्या है, सबसे पहला इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया वेदर अर्नड आउटसाइड और एल्सवेयर, मतलब डीम टू रिसीव और रिसीव अगर इंडिया में मान लिया गया तो तीनों केस में यस यस यस। उसके बाद एक्रू एंड अराइजेज इन इंडिया, अगर हमने ये माना है कि हो गया कंफर्म कि एक्रू एंड अराइज इन इंडिया हुई है तो तीनों केस में आ जाएगा। एक्रू एंड अराइज आउटसाइड एंड रिसीव आउटसाइड, एक्रू भी बाहर रिसीव भी बाहर तब, लेकिन अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो OR की तो सारी की सारी होती है, यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो यहाँ यस हो जाएगा, लेकिन NR के केस में नो। एक्रू एंड अराइज आउटसाइड फ्रॉम मैनी अदर सोर्स, अगर किसी और सोर्स से है इनकम तो यहाँ पर तो यस, OR की तो सारी यस और NR के तो केस ही सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन अगर कंट्रोल हो रहा है इंडिया से तभी आता है, तो यहाँ पर भी नो, यहाँ पर भी नो। उसके बाद पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है, फॉरेन इनकम, तो यह तीनों केसेस में आ जाएगा नो। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।